नमस्कार। संडे का दिन और आज का दिन स्पेशल इसलिए क्योंकि आज बजट अनाउंसमेंट था। बजट स्पीच ने मार्केट को पूरी तरह डिसअपॉइंटमेंट किया। लगभग 450 पॉइंट के आसपास की निफ्टी की गिरावट के साथ मार्केट बंद हुआ है। अभी मार्केट बंद हो चुका, कमोडिटी मार्केट भी बंद हो चुका। तो बजट के बारे में हम 2 मिनट बाद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक आज एक्चुअली कमोडिटी मार्केट भी ओपन था। कमोडिटी में सिल्वर और गोल्ड दोनों ही गिरे थे। बहुत सारे लोगों को सरप्राइज होगा बेसिकली बजट में कमोडिटीज के लिए, स्पेशली एक्साइज ड्यूटी में अगर कोई चेंजेस नहीं हुए तो सिल्वर और गोल्ड आज क्यों गिरे। और स्पेशली चांदी तो सर्किट टू सर्किट ही थी, बेसिकली खुली ही नहीं है सर्किट के ऊपर, 9% के सर्किट के साथ ही क्लोज हुई है बेसिकली। तो एक्चुअली मार्केट हमारा 11.55 के ऊपर बंद हो जाता है, यानी फ्राइडे को हमारा मार्केट एमसीएक्स मार्केट 11.55 के ऊपर बंद हो गया। 11.55 के ऊपर बंद होने के बाद अमेरिकन मार्केट लगभग 3-4 घंटे और चलते हैं। तो उस दौरान कॉमेक्स के ऊपर गोल्ड और सिल्वर ने जो लो बनाए हैं, स्पेशली चांदी ने तो $74 का पैनिक लो बना करके वापस लगभग $78 के आसपास सेटल हुई है। तो वो जो गैप है, उस गैप को फिलअप करने के लिए आज हुआ। आज जो मार्केट की फॉल थी वो उसको एडजस्ट कर रही थी। तो गोल्ड आप देखेंगे कि गोल्ड और कॉपर ने भी स्पेशली कमोडिटीज में पैनिक लो बनाए। सुबह सुबह 9% के आसपास तक डाउन थे, उसके बाद में 3-4-5% की रिकवरी आ गई, कॉपर में भी आई और गोल्ड में भी आ गई। तो दैट मींस गोल्ड इज सेटल्ड, बट स्टिल एमसीएक्स प्लेयर्स को सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट्स में से निकलने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है अभी तक। और इट इज वेरी स्ट्रेंज बिकॉज यू आर इन प्लेइंग इन डेरिवेटिव फील्ड। अगर डेरिवेटिव की किसी पोजीशन में भी अगर ये प्रॉब्लम आ रही है कि आप अपना सौदा भी नहीं काटना चाह रहे, मतलब अगर कोई बायर जो है वो मुश्किल में बैठा है कि मेरे को सौदा काटना है, तो जो भी भाव मिले मेरे को निकलना है, लेकिन निकलने की गुंजाइश नहीं है। देखिए, चांदी की गिरावट के संबंध में और तेजी के संबंध में एक बात बहुत ही रूमर चल रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर भी चल रहा है, और ये बात बहुत हद तक सच भी हो सकती है। क्यों सच हो सकती है? सबसे पहले उस बात की बात कर लेते हैं, क्योंकि जेपी मॉर्गन एक यूएस का बहुत बड़ा बैंक है, वो बोलते हैं कि चांदी में बहुत बड़ी शॉर्ट पोजीशन बना के बैठा है। और एक्चुअली ऐसा होता भी है। जब भी हम देखते हैं किसी भी बड़ी रैली अगर कहीं चलती है किसी भी एसेट क्लास में, तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव स्पिल ओवर दोनों साइड चलते हैं। जैसे अगर हम 2008 की मंदी की बात करते हैं, तो वहां पे एक हाउसिंग की मार्केट में बबल बना था, हाउसिंग प्राइसेस का बबल बना था, और उस हाउसिंग प्राइसेस के ऊपर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने लैंड किया था। जब वो बबल बस्ट हुआ था तभी पूरी मंदी आई थी, लीमन ब्रदर्स कोलैप्स हुआ था, क्रेडिट स्विस और दो जो इंस्टीट्यूट थे वो दोनों फेल हुए। उसके बाद में लीमन ब्रदर्स से स्टार्ट हुई और वो क्राइसिस चली। तो ये ऐसा नहीं है, सिर्फ 2008 की बात नहीं हो रही। जब भी कभी मंदी आई है तो उससे पहले किसी एसेट क्लास ने बहुत ज्यादा तेजी दिखाई है। और बोलते हैं कि जेपी मॉर्गन ने इतना बड़ा शॉर्ट बना के बैठे हैं कि अगर वो प्रॉब्लम में आए, मतलब उनका एग्जिस्टेंस प्रॉब्लम में आ सकता है, इतना बड़ा शॉर्ट है। तो प्रॉब्लम क्या है, बात है कि अगर एक बड़ा बैंक, जेपी मॉर्गन जैसी साइज का बैंक अगर शॉर्ट बना के बैठा है और अगर वो डूबता है तो पूरी इकोनॉमी में स्पिल ओवर इफेक्ट आता है, इक्विटी में भी आएगा, बाकी एसेट क्लासेस में भी आएगा। तो इस वजह से बोलते हैं कि गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, लगा रही है, और गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकती है। हालांकि किसी एसेट क्लास को, करेंसी को, जब वो तेजी में होती है, मंदी में होती है, तो उसको रोकना किसी के हाथ की बात नहीं है। बट बाई रेगुलेशन, लेट्स से आपने मार्जिन ही बढ़ा दिए, मार्जिन बढ़ा दिया का मतलब अगर हम देख भी रहे हैं अभी कि सिल्वर 1 किलो का जो मार्जिन है वो लगभग 60 से 70 हजार पहुंच गया, मतलब 1,80,000 का मार्जिन है 1 किलो सिल्वर का। और अगर हम सिल्वर की प्राइसेस की बात करें तो लगभग 2,60,000 रुपए के आसपास प्राइस चल रही है। तो दैट मीन ये 60-70% के आसपास मार्जिन कैलकुलेशन हो गई। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि आप पूरे पैसे देके लगभग पैसा सिल्वर में ट्रेड कर रहे हो। तब जब आप पूरा पैसा देके ट्रेड कर रहे हो तो आप फिजिकल में करोगे ना, फ्यूचर्स में स्पेकुलेशन क्यों करोगे? तो दैट्स वाई अगर इतनी बड़ी बैंक का, और भी बहुत सारी इंस्टीट्यूशन होगी, जेपी मॉर्गन तो एक नाम चल रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी तेजी के बहुत सारे कोलेटरल डैमेज होते हैं। बिकॉज कमोडिटीज की जब भी तेजी आती है ना, उसको किसी को फायदा नहीं होता, बेसिकली सिर्फ प्रोड्यूसर को फायदा होता है या जो होल्ड करके बैठे हैं। बाकी सारे इकोनॉमी में कमोडिटी के कंज्यूमर होते हैं। अब कंज्यूमर को फायदा नहीं होगा, उसको तो नुकसान होगा। इसीलिए सब बोलते हैं कि कमोडिटी का जब भी बुल रन आता है तो इसका मतलब बाकी इकोनॉमी में रिसेशन आ जाता है। अब हम बात करते हैं कि आगे क्या लग रहा है सिल्वर के अंदर। तो बेसिकली मुझे लगता है इज ए वेरी डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकली करेक्ट वर्ड
कि जो ये सर्किट जो खुल रहा है ना, वो मंडे फर्स्ट आवर के अंदर सर्किट पैनिक बॉटम बना के एक बार के लिए पैनिक बॉटम बन जाएगा। वहां से रिकवरी कितनी आती है दैट्स अनदर पॉइंट, बट एक बार लगभग चांदी ने जो फेरोशियस रैली स्टार्ट की थी वो 2.5 लाख के आसपास से स्टार्ट की थी। एमसीएक्स के प्राइसेस के INR के आसपास की बात कर रहे हैं हम, INR टर्म्स में बात कर रहे हैं। एमसीएक्स में 2.5 लाख से चांदी की तेजी स्टार्ट हुई थी, तो वो चांदी की तेजी लगभग उसी रेट पे आ गई है। बेसिकली चांदी की तेजी 90,000 1 लाख रुपए से शुरू हुई है, बट जो फेरोशियस रैली की बात करें 90 डिग्री वर्टिकल एंगल, तो वो जो बात हो रही है वहां तक प्राइसेस आ चुकी है। अब कहां तक ऊपर जा सकती है, क्या वापस रिटेस्ट कर सकती है, इट इज वेरी हार्ड टू से, बट बहुत मुश्किल है वापस दैट सेम जो हाइट है ना वो इंस्टेंट रीगेन करना। लेकिन लगभग 33 से लेकर के 50% जो जितना फॉल हुआ है, मतलब लगभग हम देख रहे हैं 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए तक का फॉल आ चुका है प्राइसेस के अंदर, क्योंकि एमसीएक्स पे 4,20,000 रुपए की रेट थी। 4,20,000 से अभी 2,60,000 रुपए हम आ गए, तो लगभग 1,30,000 40,000 मोटा टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो यहां से 60-70,000 रुपए की रैली, रिलीफ रैली जब भी बॉटम बनाएगा ना, मंडे का जो बॉटम होगा वहां से आनी चाहिए इज वेरी पॉलिटिकली करेक्ट वर्ड। यू शुड अज्यूम योर रिस्क एनालिसिस, उसके बाद ही आपको कोई ट्रेड लेना चाहिए। और अदरवाइज मैं तो बोलता हूं कि जब भी किसी एसेट क्लास में इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी है, चाहे वो गोल्ड होगा सिल्वर होगा, तो उस एसेट क्लास से ट्रेडर्स को बिल्कुल दूरी बना लेनी चाहिए। बिकॉज ट्रेडिंग के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा उसकी कब्र जिसको बोलते हैं ना, वो है वॉलेटिलिटी। बिकॉज वॉलेटिलिटी के अंदर क्या होगा, आपका नीचे का स्टॉप लॉस कटेगा, आपका ऊपर का स्टॉप लॉस कटेगा, टारगेट होगा नहीं होगा, लेकिन उससे पहले आप अपना सौदा काट के बाहर निकल जाओगे। कभी मार्जिन इंक्रीज हो जाएंगे, कभी प्राइसेस में इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी, आपको भाव स्क्रीन पे दिखेगा नहीं, लेकिन आपका सौदा फिर भी कट जाएगा। दीज आर द पॉइंट्स। उसके चक्कर में हमारे को गोल्ड सिल्वर को अभी अवॉइड कर देना चाहिए। पर एक और सवाल जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम बोलें कि सिल्वर में क्या हम फिजिकल इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो फिजिकल में आपको बायर इस रेट के ऊपर बाई कोई करने देगा नहीं। बेचने जाओगे तो सिल्वर फिजिकल में बिकती नहीं है। अगर आप ETF में बाई भी करेंगे तो ETF की एक अलग प्रॉब्लम आ गई। सिल्वर ETF, गोल्ड ETF की प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वहां पे 20% का सर्किट है, और देखा हमने फ्राइडे को सिल्वर 30% चली गई। तो अब वहां पर जो वो बैलेंस का जो गैप है ना, उसकी वजह से सिल्वर की ETF में, गोल्ड की ETF में और सिल्वर की एक्चुअल प्राइस में, जो MCX के ऊपर या COMEX के ऊपर जो ट्रेड हो रही है, उनमें बहुत डिफरेंस है। तो जो MCX की प्राइस है वो तो COMEX को रिफ्लेक्ट करेगी आगे पीछे, क्योंकि सर्किट टू सर्किट चल रहा है। जब भी सर्किट खुलेगा इसका मतलब वो प्राइसेस बैलेंस आउट हो गई। लेकिन ETF की प्राइसेस अभी भी बैलेंस आउट नहीं हुई, तो जंप करके ETF में पोजीशन बनाने की या इन्वेस्ट करने की अभी बिल्कुल नहीं सोचना है। क्योंकि आज भी हम देखेंगे संडे के दिन सुबह सुबह जहां सिल्वर सर्किट डाउन थी और गोल्ड सिल्वर ETF जो थे ना, सिल्वर बीज और सिल्वर केस जो हैं, वहां पर पॉजिटिव में दिखा रहे हैं वेरी सरप्राइजिंगली, और उसके बाद भी लगभग 12-13% के आसपास बंद हुए, लेकिन वो सर्किट पे हैं, वो अभी इन्वेस्टेबल नहीं है। अब 2 मिनट बात करते हैं बजट की। बेसिकली बजट वैसे तो एक नॉन इवेंट था, एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स की तरह था, कोई भी स्पेशल कुछ इवेंट होता नहीं है। बजट, इस गवर्नमेंट ने वैसे भी बजट को एक नॉन इवेंट बना दिया है, सिर्फ एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट की तरह आता है। लेकिन फिर भी अगर हम बजट से, जब इकोनॉमी इतनी रिसेशन में होती है, और रिसेशन बेसिकली हमारे आपके फील करने का रिसेशन है, क्योंकि अदरवाइज रिसेशन कुछ है ही नहीं। गवर्नमेंट बोलती है लगभग 7.5-8% के आसपास की ग्रोथ रेट हो रही है, तो रिसेशन कहां है? बेसिकली गवर्नमेंट सिर्फ 0.5% का इन्फ्लेशन मान के अपनी कैलकुलेशन कर रही है। तो वो नंबर कितना सही है गलत है मैं उस बात में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी जब इकोनॉमी, आपने पिछली बार टैक्स जो रेट कट किया था इंडिविजुअल की इनकम टैक्स की स्लैब में रेट कट किया था, मतलब 12 लाख रुपए तक आपने उसको बढ़ाया था, और उसके बाद GST कटाया था। तो एक उम्मीद थी कि कंज्यूमर बाइंग आएगी और इकोनॉमी का चक्का वापस चलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, कंज्यूमर की हालत इतनी ठंडी है कि इवन कंज्यूमर कंपनियों की वो भी ग्रोथ नहीं दिखा पा रही है। 2-3% का वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है, सेल्स ग्रोथ आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कंज्यूमर की हालत वास्तव में ठंडी है, उसको खर्च करने को पैसा नहीं है, और जिसके पास पैसा है वो खर्चा नहीं करना चाह रहा। तो बेसिकली सरकार को बजट में कुछ सोचना चाहिए था। बजट क्यों नहीं सोचा, ये आपके और मेरे सोचने की बात है, लेकिन सरकार के सोचने का एक अलग तरीका है। क्योंकि अभी ये फर्स्ट गवर्नमेंट का फर्स्ट बजट है, एक तरीके का फुल स्केल का फर्स्ट बजट हुआ। तो फर्स्ट बजट होने के कारण ये पॉपुलिस्ट बजट हो नहीं सकता था।
पॉपुलिस्ट बजट आएगा जब 29 का इलेक्शन आएगा, उसके पहले आएगा। अभी तो गवर्नमेंट को अपनी फिस्कल हालत सुधारनी है। और फिस्कल हालत सुधारनी क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब भी कभी स्टेट गवर्नमेंट में कहीं भी इलेक्शन आया, तो चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे आपको जो फ्री भी मतलब जितने भी देने हैं, उन सब के लिए गवर्नमेंट को पैसा कहां से आएगा? गवर्नमेंट को पैसा आएगा टैक्स कलेक्शन करके। बेसिकली स्टॉक मार्केट की पर्सपेक्टिव से देखें तो सिर्फ एसटीटी बढ़ाया है। तो बहुत सारा एक सवाल आता है कि सिर्फ एसटीटी बढ़ाने से क्या मार्केट को इतना प्रॉब्लम हो गया? बात एसटीटी बढ़ाने की नहीं है, बात है सेंटीमेंट की, बात है केयरिंग की। दरअसल एक बात तो तय है कि सिग्निफिकेंटली एसटीटी में इंक्रीज हुआ है, 0.2 से 0.5 हो गया। तो क्या रिटेल ट्रेडर जो है वो एसटीटी देख के ट्रेड करता है? गवर्नमेंट का लॉजिक है कि एसटीटी इसलिए बढ़ाई गई है ताकि स्पेकुलेशन को कर्व किया जा सके। सो बेसिकली डेरिवेटिव का मतलब क्या है? हेज्ड मैनर में जो बुकिश डेफिनेशन है डेरिवेटिव की, वो यही है कि हेज्ड मैनर में जब भी आप कभी बैट करना चाहें तो उसी के लिए तो डेरिवेटिव्स बने हैं। अदरवाइज आप डेरिवेटिव्स बंद कर दीजिए ना, स्टॉक फ्यूचर्स को पूरी तरीके से बंद कर दीजिए, इंडेक्स फ्यूचर चालू कीजिए, बात खत्म हो गई। सिर्फ डिलीवरी कर सकते हो आप, एमटीएफ बंद कर दीजिए, कहां प्रॉब्लम है? लेकिन गवर्नमेंट का बेसिकली उद्देश्य है टैक्स कलेक्शन बढ़ाना। इस साल अभी तक लगभग 44,000 करोड़ रुपए एसटीटी से कलेक्ट हुआ है और गवर्नमेंट का टारगेट है, एम्बिशियस टारगेट है, लगभग 70-75,000 78,000 करोड़ रुपए का कलेक्ट करना। मतलब गवर्नमेंट इस तरीके से सोच रही है कि अगर वॉल्यूम सेम भी रहते हैं अगले साल के लिए, तो अगर हम टैक्स का बढ़ा देंगे नेट, मतलब 0.2 से 0.5 कर देंगे, तो बेसिकली टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा। बट एसटीटी कलेक्शन इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द शेयर प्राइस फर्स्ट ऑफ ऑल एंड द टर्नओवर इटसेल्फ। अगर एसटीटी तभी मिलेगी आपको जब आपका टर्नओवर बढ़ेगा, लोगों की जेब में पैसा आएगा। ऑलरेडी आप बोल रहे हो कि एफ&ओ के अंदर लगभग 93% लोग पैसा खोते हैं। रिटेल ट्रेडर की बात हो रही है, और रिटेल ट्रेडर का वॉल्यूम परसेंटेज कितना है टोटल ओवरऑल परसेंट वॉल्यूम में? बहुत कम है, बिकॉज एल्गोज और इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं। उनके लिए ये मार्केट अनट्रेडेबल हो जाएगा, या अनट्रेडेबल भी नहीं तो उनके लिए एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव हो जाएगा। वो दूसरी जगह अपना बिजनेस देखेंगे, क्योंकि उनको तो सारी कैलकुलेशन करनी है। रिटेल ट्रेडर कभी नहीं देखेगा इस बात की कि मेरे को एसटीटी कितना लग रहा है। लेकिन जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर है, एचएफटी ट्रेडर है, उन सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंस रखती है इस बात की। सो ये लॉजिक बिल्कुल ही बेसलेस लॉजिक है। पता नहीं ऑफिसर्स को क्यों नहीं समझ में आती ये बातें, लेकिन अब जो है सो है, हमको वही झेलना है। एसटीटी बढ़ाने और कैपिटल मार्केट रिलेटेड शेयर्स का एक कनेक्शन है। बेसिकली ये बात सच है कि ना तो एमसीएक्स को एसटीटी अपनी जेब से भरनी पड़ती है, और ना बीएससी को भरनी पड़ती है, ना किसी ब्रोकर को भरनी पड़ती है। चाहे एंजल ब्रोकिंग होगा, मोतीलाल ओसवाल होगा, ग्रो होगा, ये सब आज सर्किट डाउन शेयर थे, 10% के आसपास डाउन थे। तो ये शेयर क्यों डाउन हुए? बेसिकली डाउन इसलिए हुए क्योंकि मार्केट में सेंटीमेंट खराब हो गया। सेंटीमेंट खराब एसटीटी बढ़ाने से हुआ कि सबसे पहले तो कि मार्केट लोगों को ये लगा, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ये लगा कि गवर्नमेंट को मार्केट पार्टिसिपेंट्स की कोई केयर नहीं है। मार्केट, कैपिटल मार्केट उनके लिए लास्ट टॉपिक है, बिकॉज वो लोग वोट नहीं करते। अब जब गवर्नमेंट को ये पता हो या नहीं हो, लेकिन स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को, ब्रोकर कम्युनिटी को, इन्वेस्टर्स को ये अच्छे से पता है कि अगर एसटीटी बढ़ेगी हो सकता है वॉल्यूम कम हो जाए, और वॉल्यूम कम हो जाएंगे तो बेसिकली चाहे ब्रोकर कोई भी होगा, ग्रो होगा, मोतीलाल ओसवाल होगा, एंजल वन होगा, या एक्सचेंज होंगे, मतलब बीएससी, एमसीएक्स, इन सब के वॉल्यूम कम हो जाएंगे, और इनका रेवेन्यू डायरेक्टली लिंक्ड है स्टॉक मार्केट के टर्नओवर से, वॉल्यूम से। तो जब वो कम हो जाएगा तो इनकी प्राइसेस के ऊपर एडवर्सली इफेक्ट आ रहा है। लोग फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के बाद एक जो शॉर्ट टर्म रिएक्शन होता है वो होता है, वो था ये आज का बेसिकली रिएक्शन। अब हम बात कर लेते हैं कि स्टॉक मार्केट पे जो ये बजट का ओवरहैंग है वो कब तक रहेगा। बेसिकली आज संडे था, आज एफआईआई लोग यहां थे नहीं, तो जो कल का जो मार्केट है ना, बेसिकली बजट की शेल्फ लाइफ या किसी भी इवेंट की शेल्फ लाइफ आज के जमाने में जब इतना इंफॉर्मेशन का दौर है वो 24 आवर्स है। अगर 24 आवर्स के अंदर सारी न्यूज को डिस्काउंट हो जाता है, उसके बाद वही घोड़े वही मैदान, वापस नई चीजें चालू हो जाती है। बेसिकली मंडे का जो मार्केट रहेगा उसका फर्स्ट आवर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट आवर नहीं तो मंडे के मार्केट में पूरा मार्केट इस बात को डिस्काउंट कर लेगा कि आज का बजट कैसा था। उसके बाद में यूरोप में, अमेरिका में इंटरेस्ट रेट कैसे हैं, वहां डाउ कैसा कर रहा है, नास्डैक कैसा कर रहा है, उसी के ऊपर पूरा मार्केट चलेगा। बजट की सेल्फ लाइफ 24 आवर्स है। हमको सिर्फ हमारी अच्छी कंपनियां चुनने पे ध्यान देना चाहिए। जो कंपनियां अर्निंग करेगी वो गिरने के बाद वापस बढ़ जाएगी। बेसिकली ये तो तय है कि जब भी मार्केट गिरेगा तब चाहे अच्छी कंपनी हो या बुरी कंपनी हो सब गिरेंगे।
एक साथ सब गिरेंगे, लेकिन जब मार्केट की फॉल रुकेगी तो वो कंपनियां जो अच्छी कंपनियां यानी जो इंक्रीमेंटल अर्निंग दे रही है वो कंपनियां एक बार गिरना रुक जाएंगी, और गिरने के बाद में जब भी मार्केट थोड़ा सा पॉज लेगा बिना बात वो आप देखोगे कि वो कंपनियां 10% 20% वापस खड़ी हो गई, वापस अपसाइड हो गया। इसका मतलब है कि उन कंपनियों में अभी भी जान है, बाकी है, आपको सिर्फ वैसे ही जगह दांव लगाना है। बिकॉज 2020 से लेकर के 2024 मिड तक या सितंबर अक्टूबर तक जो मार्केट चला वो एक बुल मार्केट था। इंडेक्स वाइज आज भी हम वहीं खड़े हैं, हाउएवर लगभग 1.5-2 साल तक, 1.5-2 साल से हम लोग स्टेगनेंट है, यानी इंडेक्स कहीं नहीं गया है, 10-20% की रेंज में घूम रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक प्राइसेस हम देखेंगे तो 20-50% मिनिमम है। किसी का भी पोर्टफोलियो बात कर लो, 20-30% से कम डाउन नहीं है, 50% से ज्यादा बहुत सारे स्टॉक गिर गए। तो इसका मतलब ये होता है कि इंडेक्स वाइज हमारे को मार्केट वही दिख रहा है, लेकिन बेसिकली स्टॉक कंपनियां जो अर्निंग नहीं करने वाली थी, पुराने जमाने की जो बुल मार्केट के लीडर थे ना, चाहे IRFC होंगे, चाहे डिफेंस के सेक्टर शेयर्स होंगे, चाहे रेलवे के शेयर्स होंगे, पब्लिक सेक्टर बैंक्स होंगे, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, बहुत सारी कंपनियां, सारी कंपनियों का जो सुनहरा दौर था, जो रैली थी वो जा चुकी। वो वापस भाव आने में सालों लग जाएंगे। चाहे हम REC PFC की बात कर ले, किसी भी शेयर्स की बात कर ले, ये सारे शेयर्स जो अपने बुल मार्केट के लीडर थे 24 के अंदर जो उन्होंने हाई बनाए थे ना, वो हाई अब नहीं मिलेंगे। इवन 25 के टाइम पे जो लो बने ना, पैनिक बॉटम, बहुत सारी कंपनियां तो उसके ऊपर भी, उससे भी नीचे ट्रेड कर रही हैं। तो यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।